A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग बात करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। और हम इसमें, क्योंकि यही चैप्टर को हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में क्लास 10 के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एसिड्स डिफरेंट तरीके के मेटल, नॉन मेटल या किसी और चीज़ के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल और ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उनसे जुड़े हुए पीडीएफ को आप डाउनलोड करना, तो इस टेलीग्राम चैनल पर उन सभी के पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया आप लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। दिस इज़ माई ओनली चैनल। तो इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये सोचेंगे, कभी आप देखते हैं कुछ जो खाने की चीज़ें होती हैं वो हमें खट्टी लगती हैं, कुछ हमें थोड़ी बिटर टेस्ट करती हैं, कुछ सावर टेस्ट देती हैं, कुछ बिटर टेस्ट देती हैं। वो जो अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है, जैसे कि लेमन का जो टेस्ट आता है और दूसरा एक बिटर टेस्ट आएगा आपको, तो वो अलग अलग जो टेस्ट है, सावर टेस्ट जो कौन देता है, एसिड। बिटर टेस्ट जो है वो बेसिस देते हैं रिस्पेक्टिवली। तो हम अलग अलग फूड जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको टेस्ट करते हैं या उनको खाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है। तो सॉल्ट, एसिड और बेस तीनों के तीनों जो होते हैं टेस्ट में डिफरेंट होते हैं। आपने ये देखा है, अगर हम इसके अप्लाइड पार्ट पे जाते हैं तो अगर आप देखते हैं कि कभी भी अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, अगर आपने कुछ ओवर ईटिंग कर लिया, उल्टा सीधा खा लिया और आपको पेट में जलन, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या खाएंगे बताइए? लेमन जूस पियेंगे उस टाइम पे, विनेगर पियेंगे, मतलब सिरका खाएंगे, या फिर बेकिंग सोडा खाएंगे? आप खुद बताइए सोच के। जब आप इनो पीते हैं, जब आपको एसिडिटी होती है, इनो होता है, तो इनो क्या होता है? बेकिंग सोडा ही होता है एक तरीके का। या इनो नहीं मिल रहा आपको को, तो आप सिंपल सोडा वाटर पी सकते हैं, वो भी आपकी एसिडिटी में तुरंत असर करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, एसिडिटी किस वजह से हो रही है, जो भी इसका नाम है एसिडिटी, तो इसका मतलब है आपके स्टमक के अंदर एसिड क्रिएट हो गया है। मतलब आपके स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है जो ज़्यादा मात्रा में बन गया है, जो कि आपके पेट को जला रहा है। तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? मतलब अगर आपको एसिड का असर खत्म करना है अपने स्टमक के अंदर, तो वो कौन करेगा? वो करेगा बेस। तो इसमें से कौन बेस है? बेकिंग सोडा जो है वो इसमें से बेस है। ये लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, तो इसके अंदर से बेकिंग सोडा होता है, वो एक बेसिक काम करता है। बेस का मतलब क्या होता है? जिसका pH 7 से ज़्यादा है, तो वो एक बेस है। तो अगर आपको एसिडिटी होता है तो आप कुछ बेसिक मटेरियल जो है उसको पीते हैं या खाते हैं, ताकि वो आपके स्टमक के अंदर जाके आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे एंड यू डोंट फील द पेन। तो दिस इज द अप्लाइड पार्ट। अब हम बात करते हैं कि आपने जब ये रेमेडी लिया, ओके, हमने इसके बारे में बात कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी को आपने चेक किया? आपने एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, जिसकी वजह से दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, आपने उस प्रॉपर्टी का यूज किया इस बात में, अप्लाइड पार्ट में। मतलब एसिडिटी हुआ और हमने क्या खाया? हमने सोडा वाटर पिया या फिर हमने इनो पिया, तो वो एक बेकिंग सोडा है उसके अंदर। तो अब है, आपको इससे क्या पता चलता है? एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर। तो ये आपको पता है, ये हम जो सारी बातें हैं हमने क्लास 8 और 9 में अच्छे से समझ ली थी। अब हम ये जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप एक चीज को याद कर लीजिए, बेस का मतलब ब्लू, तो वो लिथमस पेपर को ब्लू करता है। मतलब ब्लू करता है तो किससे ब्लू करेगा? रेड से ही तो ब्लू करेगा, ब्लू से ब्लू थोड़ी करेगा, रेड से ब्लू कर देता है। तो बेस वो होते हैं बिटर, एंड जो क्या करते हैं? रेड लिथमस से ब्लू। तो मतलब बेस वो होंगे जो बिटर इन टेस्ट होंगे, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। बेस वो होगा जो कि बिटर इन टेस्ट होगा, जो लिथमस पेपर को ब्लू करेगा, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? बेस। और उसका जो pH होता है, जो pH होगा उसका, वो होगा मोर देन 7। तो इन सबको हम क्या करते हैं? इन सबको हम बेस कहते हैं। लिथमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है।
अगर आप दूसरा एक और नेचुरल इंडिकेटर जानना चाहते हैं जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करके बता सकता है कलर चेंज के फॉर्म में, तो वो होता है टर्मरिक। मतलब हल्दी जो होती है, जो हमारे को नॉर्मल अपने किचन में मिलती है, जिससे हम खाना बनाते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर्मली कि अगर हम किसी भी तरीके की मैटर्स जो होती है चारों तरफ जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर आप उनको क्लासिफाई करेंगे तो आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, उनके स्टेट के बेसिस पे, उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, अगर हम वो किस तरीके की कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई है, तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो मैटर जो हो सकता है वो एलिमेंट हो सकते हैं, एक ही तरीके का एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नो, इसके अंदर 2 एलिमेंट है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। अगर हम बात करते हैं स्टेट के बेसिस पर, मतलब वो किस तरीके की स्टेट में आपको मिल रही है, तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। जैसे कि गैसेस आपको पता है, सॉलिड, अलग अलग तरीके के मेटल्स जो होते हैं आपको अलग अलग स्टेट में मिलते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सस्पेंशंस हो सकती हैं, कोलॉइड्स हो सकते हैं और सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, इसको हम प्रीवियस क्लासेस के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो जिसने पुरानी क्लास के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप जाकर उनको ज़रूर देख लें। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के और हो सकते हैं, मिक्सचर की बात हो रही है, देखिए यहाँ से हमने उठाया है। मिक्सचर कैसे हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मली एसिड और बेस क्या क्या होते हैं। अगर आप आयोनिक फॉर्मेशन में बात करते हैं, आयंस के फॉर्म में बात करते हैं, अगर हम आयन के फॉर्म में देखते हैं एसिड्स को और बेसिस को, तो हम क्या बात करेंगे। तो आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं। तो आयोनाइज्ड जो कंपाउंड होते हैं, एंड आयोनाइजेबल कंपाउंड होता है जब हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे और इन इट्स मोल्टन स्टेट, उसकी पिघली हुई स्टेट में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाता है वो आयंस के फॉर्म में। जैसे कि NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, HCl, H पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होता है, दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। जैसे ग्लूकोज है, एसीटोन है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब ये केमिस्ट्री की बात है थोड़ी सी। जब भी आप NaCl या इन सब को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, वाटर के अंदर, अगर ये डिसॉल्व होते हैं तो क्या होगा, NaCl जो होगा मतलब वो आयंस के बीच में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अनायन और कटायन के बीच में। तो ये जो होते हैं आयोनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं, राइट। फिर अब हम बात करते हैं एरेनियस थ्योरी जो है एसिड और बेस की, वो क्या कहती है। हम अगर इस थ्योरी के बेसिस पे बात करते हैं व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस, तो हम क्या होते हैं, जब हम किसी भी एसिड को डिसॉल्व करते हैं पानी में, एसिड की बात हो रही है, तो वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और H3O, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं H3O। या तो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाएगा या फिर H3O, ये भी पॉजिटिव आयन है, उसमें ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर आप बेस बोलते हैं किसी को, किसको बेस कहा जाएगा, जब आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या डिसोसिएट हो जाएगा, वो हाइड्रोक्सी आयन जो है उसके अंदर डिसोसिएट होता है। OH नेगेटिव जो आयन देता है वो बेस होगा पानी के साथ। मतलब ये बात आप सोच लीजिए, ये केमिस्ट्री के बेसिक्स है। एसिड हम उसको कहेंगे जो वाटर के साथ मिलके हमें कौन से आयन दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है या हाइड्रोनियम आयन दे सकता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। बेस किसको कहते हैं, जो पानी के साथ डिसॉल्व होने पर हमें कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देता है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। बेस का एग्जाम्पल NaOH, देखिए इन सब के पीछे OH 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 लगा हुआ है, ठीक है, इन सब के पीछे OH 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 तीनों के पीछे लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये है बेस, ओके। अगर हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो ये तो हमने जो टेस्ट किया था वो हमने किया था वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाता है एसिड और बेस को। तो अगर हम फिजिकली टेस्ट करते हैं, तो अगर आप 2 पॉसिबल फिजिकल टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में आता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट करते हैं एसिड को, हमने अभी बात किया, अगर एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा लगेगा हमको, सावर,
और अगर बेस को हम टेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा बिटर लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा टेस्ट में। ये जो मेथड है टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि ये एडवाइजेबल इसीलिए नहीं है कि मान लो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लिया तो समझ लीजिए आपकी टंग जो है बर्न हो सकती है। इतने स्ट्रॉन्ग जो होते हैं कुछ एसिड्स और कुछ बेस जो होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये टेस्ट वाला जो मेथड है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस। बट टेस्ट की बात है, अगर आप वीक एसिड्स को टेस्ट करते हैं तो आपको सावर टेस्ट देते हैं एसिड और बिटर टेस्ट देता है बेस। दूसरा है इंडिकेटर है, अगर आप उसको केमिकल सब्सटेंस इज एन इंडिकेटर विच शोज अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली कलर ओडर व्हेन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एसिड और बेस। तो हम इसमें कुछ हमने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं जिनको अगर आप एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेंगे, ये सब उसके अंदर कुछ शो करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, लिथमस टेस्ट जो कि सबसे कॉमन टेस्ट है जिसको हमने बात अभी किया था। लिथमस टेस्ट में क्या होता है, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है पर्पल कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में जो होगा ये रेड कलर का होगा, बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये हम जानते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप लिथमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू, बेसिक ब्लू, एसिडिक रेड और न्यूट्रल होगा तो पर्पल रहेगा। तो लिथमस क्या होता है, अवेलेबल होता है एज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट, रेड लिथमस एंड ब्लू लिथमस। हम बात कर चुके हैं बेस जो होते हैं, बेस जो होंगे वो रेड से ब्लू में चेंज कर देंगे, एसिड्स जो होंगे ब्लू से रेड में चेंज कर देंगे लिथमस पेपर को, राइट। तो एसिड जो होंगे यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है। फिर दूसरा होती है, एक और डाई होती है मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होती है अगर उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में देंगे तो ये ऑरेंज कलर की होगी, अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो येलो कलर की टर्न हो जाएगी मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक तरीके की डाई है विच इज ऑल्सो द इंडिकेटर होती है, ये इंडिकेट करती है अगर आप उसको एसिड बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप उसको डालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे उसके साथ में, तो वो इस तरीके से कलर चेंज करती है। दूसरी एक और डाई है फिनोल्फ्थैलीन जो है, ये भी डाई है। न्यूट्रल जो होगा कलरलेस होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, बेसिक में पिंक हो जाता है। लेकिन जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है लिथमस पेपर वाला टेस्ट, वो सबसे कॉमनली अवेलेबल भी होता है। आपको लैब्स जो होते हैं आपके स्कूल के लैब्स, कॉलेज के लैब्स, जहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको लिथमस टेस्ट ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने जान लिया कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको फिजिकल टेस्ट में बता सकते हैं। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट्स की। ओके, तो अगर एसिड बेस का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर रिएक्शन होता है एसिड बेस का मेटल्स के साथ, तो पहला रिएक्शन हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विद मेटल्स। एसिड्स का मेटल के साथ, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन जब होगा तो वो किस तरीके के प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। तो देखिए एसिड जो होते हैं जब भी वो किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट जनरेट होगी। देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, अप एरो है तो क्या हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, ये था ना। H2 अगर हम इसके बीच में G लगा देंगे तो ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। तो हमने एसिड ले लिया, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्टिव मेटल हमने मैग्नीशियम ले लिया, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि ये हाइड्रोजन को उसमें से रिप्लेस कर देगा। हमने पढ़ा था अभी फर्स्ट स्लाइड में, एसिड किसको कहते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन आयन बनाता है, और बेस किसको कहते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो बनाता है, यही पढ़ा था हमने। तो ये एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके आ जाएगा मैग्नीशियम, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है किसका, द फर्स्ट रिएक्शन इज जब एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। दिस रिएक्शन इज व्हेन बेसेस आर रिएक्टिंग विद मेटल। तो क्या होता है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा अगेन सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट रिलीज होगी। NaOH देखिए हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन है, ये बेस है। देखिए आपने जैसे ही आयन को पहचाना, अगर आपने केमिकल फॉर्मूला में, अगर सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 कंपाउंड्स दिए हो सकते हैं, ऊपर लिखा हो सकता है कि विच अमंग, बहुत ही मतलब मैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। यूपीएससी तो ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट बाकी के स्टेट सर्विसेज के एग्जाम और बाकी के दूसरे जो वनडे एग्जाम्स हैं या और एग्जाम जो हैं गवर्नमेंट के, वो पूछ सकते हैं। आपको 4-5 केमिकल्स दे दिए जाएंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा किसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, या फिर हमने 2 आयन्स के बारे में पढ़ी थी ना, देखो ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन होगा या तो हाइड्रोनियम आयन होगा। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O, आपको ये पहचानना पड़ेगा। हाइड्रोनियम आयन तो नहीं है किसी के अंदर, देखो इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन है नाइट्रिक एसिड में, H3O, ठीक है। हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा
कि हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है या फिर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है नेगेटिव चार्ज वाला। तो अगर आप जैसे ही देखेंगे कोई भी केमिकल इस तरीके का लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि विच ऑफ देम इज एसिड एंड विच ऑफ देम इज बेस। अब झट से समझ जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे जब बेस रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो क्या होता है। अगेन सॉल्ट बनता है Na2ZnO3 ZnO2, मतलब सोडियम और जिंक का मिलके एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन रिलीज हो गई और हीट रिलीज हो गई। ठीक है, तो जब बेस और मेटल का रिएक्शन होता है तब भी सॉल्ट बनता है, बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो भी सॉल्ट बनता है। तो पहला रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। तो इसमें हम जान गए क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और क्या हो रहा है, प्लस हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन है जी मेटल का। मेटल के साथ एसिड और बेस दोनों एक तरीके से ही ऑलमोस्ट रिएक्ट करते हैं। अगर मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस। सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा और मैग्नीशियम रिलीज हो जाएगा। ये सेकेंड टाइप का रिएक्शन है। अगर इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल है एक लेस रिएक्टिव मेटल है तो मोर रिएक्टिव मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड्स कैसे करते हैं, अगर मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है, HCl का मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई कार्बोनेट लगा हुआ है इसके पीछे। अब कार्बोनेट लगा हुआ है तो उसके अंदर इस वजह से कार्बन का कुछ पार्टिकल है तो कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको ये समझने में दिक्कत आ रही है। तो सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। फाइन। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए H2SO4 के साथ में अगर रिलीज रिएक्शन है तो मैग्नीशियम MgSO4 बन गया, वाटर रिलीज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो क्या क्या रिलीज हो रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट कर रहे हैं। फाइन। जो एफरवेसेंस जो है ना, मतलब कि अगर आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो CO2 गैस जो है वहाँ पे रिलीज हो रही है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये होती है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे क्या बात हो रही थी, मेटल कार्बोनेट्स की बात हो रही थी। यहाँ पे अब बात हो रही है मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की विद एसिड। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है तो क्या होता है, बेस होता है वो। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, हाइड्रोक्साइड का मतलब ही क्या है, हाइड्रोक्साइड जहाँ पे लगा हुआ है तो वो एक बेसिक मैटर है, मतलब कि वो एक बेस है। हाइड्रोक्साइड जहाँ पे भी लग गया तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। राइट, इसमें आप किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है। देखो जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब भी सॉल्ट बन रहा है। देखो आप मेटल के साथ रिएक्ट करने पे भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और एसिड प्लस बेस जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, वाटर होगा और हीट रिलीज होगी। ये सारी अगर हीट रिलीज हो रही है तो कौन से तरीके की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, बताओ, सोचो। हमने क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो H2SO4 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgSO4 प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज हो जाएगा। HCl प्लस MgOH है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो रिएक्शन ये हमारी अलग से की। तब जब रिएक्शन क्या हो रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। अभी हमने कौन से पढ़े थे, मेटल ऑक्साइड्स पढ़े थे, अब हम नॉन मेटल्स पर आ गए। अब मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये हम अभी 1-2 चैप्टर्स के बाद एक चैप्टर आ रहा है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे कंपाउंड ऐसे मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं जिसको हम बेस बोलते हैं, नहीं किसको हम मेटल बोलते हैं, किसको नॉन मेटल बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी है। तो हम उन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यू हैव टू लाइक वेट फॉर 1 or 2 days मोर, तो हम लोग ये वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। हम जो है चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो इसलिए जो सीक्वेंस में चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और बेस क्या है, बेस तो बेस है। तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड अगर
जब भी रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सॉल्ट वाटर और हीट, वही होगा सेम, सॉल्ट वाटर और हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं वाटर। अब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तब क्या होने वाला है अब हम ये देखेंगे। एसिड्स जो होते हैं आर बेस इन वाटर, व्हेन एडेड टू वाटर एसिड्स एंड बेस डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। उनका डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। उनके कौन कौन से आयन होंगे, कटायन अनायन जो भी उनके हैं उसमें वो डिसोसिएट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एन अल्कली। अच्छा ठीक है, वाटर के केस में आप समझ गए, वो अपने अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। अभी आगे अभी हम पढ़ेंगे इस वाली बात को भी डिटेल में। उससे पहले अब हम देख लेते हैं बेस और एल्कली में, इसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करके यूज कर रहे होते हैं। बट अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो बेस और एल्कली में डिफरेंस होता है। अभी हम वो समझेंगे बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। बेस क्या होते हैं, बेस इज अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड। ये हम जानते हैं, एसिड प्लस बेस को आपने रिएक्ट किया तो बन गया सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होता है। तो अब क्या है, बेस जो होते हैं अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड, ये हम जानते हैं। दे आर कंप्राइजेस ऑफ मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मेटल कार्बोनेट्स हो सकते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। एल्कली क्या होता है, एल्कली जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा बेस का, मतलब वो उसका वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है हमेशा बेस का, मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, एक्वस सॉल्यूशन है। इट डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, उसको हम एल्कली कहते हैं। तो क्या हो गया, सभी एल्कली जो हैं वो बेस होंगे, लेकिन सभी बेस जो होंगे वो एल्कली नहीं हो सकते। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। बेस हम किसको कहते हैं, बेस हम उस मटेरियल को कहते हैं जिसका पीएच है मोर देन 7, राइट। उसमें से बेस में से एल्कली हम उसको कहेंगे विच इज अ एक्वस सॉल्यूशन। और जब उसको आप करोगे वाटर के साथ ऐड, डिसॉल्व करोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस में। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको हम एल्कली कहते हैं, ओके। बेस कुछ भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बेस हो सकते हैं, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं होते, है ना। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सब बेस जो है वो एल्कली नहीं हो सकते। तो सेम स्टेटमेंट यू कैन ऑल्सो गेट इन योर एग्जाम। तो आप इसके दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ गए हैं। फिर अब हम बात कर रहे थे, एक हाइड्रोनियम आयन की बात की थी हमने एसिड्स में, या तो उसमें हाइड्रोजन आयन होगा या फिर उसके अंदर ये वाला हाइड्रोनियम आयन होगा, ऐसे ही बात की थी हमने। तो हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, व्हेन अ हाइड्रोजन आयन accepts a lone pair of electron from the oxygen atom of the water molecule. वाटर मॉलिक्यूल था H2O, उसके प्लस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो H3O बन गया, फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो एक हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, मतलब H3O होता है हाइड्रोनियम आयन, तो ऐसे बन जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट कर रहे हैं हम किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यही जानते हैं हम अभी तक। तो अगर हम डाइल्यूशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी तरीके का सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट है परसेंटेज में, उसको हम क्या कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। जो भी उसका सॉल्वेंट होगा, यूजुअली वाटर होता है वो सॉल्वेंट, यूजुअली, ज़रूरी नहीं है लेकिन। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड के बीच में पानी नहीं डालते, हम पानी के बीच में एसिड डालते हैं। एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, नॉट द अदर वे। वाटर को एसिड के बीच में नहीं डालेंगे, इतने सारे एसिड के बीच में वाटर डाल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जल जाओगे। तो हमेशा क्या करते हैं, वाटर के बीच में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड के बीच में वाटर, ओके। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एकदम से हीट निकलेगी सडनली विच कैन बर्न। ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन दिखाई गई है। फिर अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये कैसे हम बात करते हैं, हम किसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी को बोलते हैं वीक एसिड है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में ज़रूर आ रहा होगा। थोड़ा सा मतलब आपका अटेंशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, तो थोड़ा सा मे बी योर अटेंशन इज लिटिल डाइवर्टेड, बट ब्रिंग योर अटेंशन इन द क्लास, आपको समझ में आएगा।
अगर हम किसी एसिड के बारे में बात करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का मतलब होता है जब सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ अ व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस। कौन कौन से आयंस देते हैं? अगर एसिड है तो वो क्या कौन सा देगा? हाइड्रोजन आयंस देगा फॉर एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर बेस। वीक एसिड और बेस क्या होते हैं? when only a few of the molecules of a given amount of acid or base dissociate in water to furnish their respective ions। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके सारे के सारे जो होंगे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, वो डिसोसिएट हो जाते हैं फटाफट से। किसमें? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन किसके केस में? एसिड के केस में। हाइड्रोक्साइड आयन किसके केस में? बेस के केस में। लेकिन वीक एसिड होगा तो उसके सारे नहीं होंगे, कुछ जो होंगे वही डिसोसिएट होंगे। तो अगर आप ये देखते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, अगर आप ऐसा देखते हैं तो देखिए वीक एसिड है, फर्निशेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, आपको फर्निशेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, हैज़ वेरी लो पीएच। जो इसका पीएच होगा, भाई देखो 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच है, तो न्यूट्रल पीएच के इधर जितना इधर जाएगा, मान लो 0 है या 1 है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या 6 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ऑब्वियसली जिसका पीएच जितना कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज़्यादा। तो सेम बेस कौन सा होगा? कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो रहा है? फर्निशेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा करेगा, तो ये हमने बात कर लिया। जितना ज़्यादा करेगा उसकी पीएच उतनी हाई होगी, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी पीएच उतनी लो होगी। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, आई होप आप ये समझ जाओगे। मान लीजिए यही स्टेटमेंट आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा अगर वो डिसोसिएट होता है तो इट विल गिव मोर नंबर ऑफ H+ आयन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक चीज़ आप समझिएगा इस बात को। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे, बी इट्स चाहे वो साइंस हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, 2-3 जो साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि साइंस के टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर ज्योग्राफी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट होगी ना वो डिफिकल्ट होगी। एक्चुअल में उस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो बहुत ही सिंपल सी बात होगी, बट आपका ब्रेन जो होता है ना वो परप्लेक्स हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कॉम्प्लेक्सी स्टेटमेंट को पढ़ के। बस इसी के ऊपर सारा का सारा गेम चलता है। आप देखिएगा, आप पेपर उठाइएगा कोई भी पुराना, स्टेट पीसीएस का उठाइए या यूपीएससी का उठाइए, तो आप पढ़िए स्टेटमेंट को। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेटमेंट आपको लगेंगे, एक्चुअल में अगर आपको वो समझ आ जाते हैं तो उसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया होता है। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे आसान लगते हैं आपको, लेकिन उसके अंदर उतनी ही घुमावदार चीज़ें होती हैं, उतना ही उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा गया होता है। आपको पढ़ने में एकदम समझ में आ जाएगा। साइंस के क्वेश्चन और ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेगा। वो क्वेश्चन आप पढ़ते ही बोलोगे यार ये क्या पूछ रहा है, हमारा सर चकराता है। लेकिन अगर आप उसको समझते हैं स्टेटमेंट को, तो वो सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, आपको समझ में आया तो आप झट से बता पाएंगे हाँ या ना में जवाब। तो ये चीज़ आप मेरी समझने की कोशिश करिए। तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं उनसे हमेशा आसान सवाल पूछे जाते हैं, यही मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उसके ऊपर आप मास्टरी कर लीजिए। जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस के टॉपिक्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी हो गए। अगर आप पॉलिटी पूछ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी अगर आपको आसान लगती है तो आप समझ लीजिए पूरी दुनिया को आसान लगती है, तो इसीलिए क्या होगा उसमें से बहुत ही ज़्यादा टेढ़े सवाल आते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, ये डाइल्यूटेड एसिड की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे वो डाइल्यूटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। उसको पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए आपने वॉल्यूम ले लिया इतना, 1 क्यूबिक मीटर ले लिया, तो उसके अंदर कितने हैं उसके अंदर हम नापेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज अ पीएच रेंज फ्रॉम 0 to 14 दैट इंडिकेट्स दैट द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका 7 होगा पीएच, ये हम जानते हैं। इसके इधर वाले जो होंगे एसिड होंगे, इधर वाले होंगे जो बेस होंगे। ये तो वही लिखा हुआ है। डाइल्यूट बेस क्या होता है? जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे वो डाइल्यूट एसिड होगा, जिसमें ज़्यादा होंगे ज़्यादा होगा। डाइल्यूट बेस जिसके अंदर कम होंगे हाइड्रोक्साइड आयन वो कम होगा। ये सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड से। अब हम बात कर रहे थे इंडिकेटर की, तो देखिए जो 7 pH है वो न्यूट्रल है,
इधर से इसके वेरी एसिडिक, देखिए pH 1 है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, वैसे ही स्लाइटली अल्कलाइन 14 अगर मान लीजिए pH है तो वेरी अल्कलाइन। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो pH स्केल होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम pH तो हमने बता दिया कि भैया अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pH जो होगा उतना ही ज़्यादा कम होगा, जितना ज़्यादा उसका कम pH वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का दूसरा मतलब क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। वीक एसिड का मतलब क्या है, उसके अंदर कम होंगे। कितना भी उसको घुमा लो स्टेटमेंट को, वो एसिड किसको कहा जाएगा, जो कि लिथमस पेपर को रेड कर देगा, बेस किसको जाएगा, जो ब्लू कर देगा, टेस्ट में क्या सा होता है, वो सारी बातें आपको एकदम सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको घुमा घुमा के कुछ भी लिखा जा सकता है। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं सारी। एक दो बार इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे तो यू विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल पे। अगर हम बात कर रहे हैं जो पीएच स्केल वो हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो जो पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच से, ठीक है। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स हैपेंड एट अ पीएच वैल्यू। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, अगर आप बात करते हैं डाइजेशन, तो डाइजेशन हमारा जो होता है 1 से लेके 3-4 तक की पीएच पे होता है, लिखा होगा इसी में लिखा हुआ है, अभी बात करेंगे। पीएच जो सॉइल की होती है, मिट्टी की सॉइल, जो मिट्टी की जो पीएच होती है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे फसलें हैं, जो हमारे पौधे हैं वो भी पीएच सेंसिटिव हैं। अगर मिट्टी का पीएच खराब हो गया, मतलब ऑप्टिमल जो प्लांट की ग्रोथ किस में होती है 6.5 से 7 पीएच पे, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 6.5 to 7। मतलब अगर आप 6.5 से 7.5 तक मान लेते हैं न्यूट्रल है, क्योंकि 7 न्यूट्रल है तो ना तो ये ज़्यादा एसिडिक है तो ना ज़्यादा बेसिक है, तो मतलब स्लाइटली वेरी स्लाइटली एसिडिक एंड बेसिक, मतलब न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है उसको, प्लांट को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। डाइजेशन मैंने अभी बात की थी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक 1.5 to 4 की पीएच पे काम करता है, मतलब अंदर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब डाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा है 1.5 से 4 की पीएच पर हो रहा है, और जो इंटरेक्शन हो रहा है एंजाइम का व्हेन फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, ये सब किससे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर है। तो डाइजेशन किस पे हो रहा है, 1.5 से लेके 4 की पीएच तक के बीच में हो रहा है। टूथ डिके, जब हमारा दांत खराब होता है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, ब्रश नहीं करते, तो जो केरीज होता है, डेंटल केरीज है ना, वो क्या होता है, वो होता है हमारे दांत की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है हमारे दांत को, लैक्टिक एसिड वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो जो खाना जो वहाँ पे फंसा हुआ है वहाँ जैसे उसकी बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं उसको, बैक्टीरिया जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे दांत की पीएच भी लो चली जाती है, बिलो 5.5 से भी बिलो चली जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो हमारा जो दांत जो है वो घिस जाता है, गल जाता है वहाँ से, और डेंटल केरीज होता है। पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं यूज बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल जो हनी बी काटती है एंड प्लांट्स लाइक नेक्टर सिक्रीटर हाईली एसिडिक होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। दीज सिक्रीटेड एसिड सब्सटेंस हैव ए स्पेसिफिक पीएच, ठीक है, ये बहुत एसिडिक, जो हनी बी आपको काटेगी, मधुमक्खी काटी है कभी, मधुमक्खी काटती है तो बहुत सारा एसिड रिलीज कर देती है, बहुत एसिडिक होता है उसका पॉइजन, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे डे टू डे हमने देखा कि कैसे काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमें एसिड या बेस बनाना है, अभी तो हमने बात करी उसकी प्रॉपर्टी की, अब हम केमिकल में प्रोड्यूस भी तो, केमिस्ट्री लैब्स में आप लैब्स के अंदर प्रोड्यूस भी तो कर रहे हैं एसिड और बेस, उसका काम भी तो है हमारे जीवन में, तो हम वो कैसे बनाते हैं। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, हमने पढ़ा था नॉन मेटल के ऑक्साइड्स प्लस वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एसिड। SO2 प्लस वाटर, तो हमारे को एसिड मिलते हैं। मतलब हम कैसे बना रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ और फिर हम एसिड बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं रेफर टू एज एनहाइड्राइड्स, इनको बोला जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स को। तो जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन्स जब रिएक्ट करेंगे तो भी हमको एसिड मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन्स, तो भी हमको एसिड्स मिलते हैं। ओके, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं बात को। जो मेटेलिक सॉल्ट्स प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मेटेलिक सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा एंड मोर वॉलेटाइल एसिड, और एसिड भी मिलेगा आपको और ज़्यादा वॉलेटाइल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पहले ही बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है,
तो मेटेलिक एसिड प्लस ये, तो उसको और वॉलेटाइल एसिड बना देगा वो। मेटल प्लस वाटर, बेस और अल्कली प्लस हाइड्रोजन, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ये अल्कली देता है। मेटेलिक ऑक्साइड में वाटर दिया तो ये अल्कली बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया बेस का। अमोनिया प्लस वाटर होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। सॉल्ट क्या होते हैं फिर? सॉल्ट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है अनायन ऑफ एन एसिड एंड कटायन ऑफ अ बेस। अनायन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कटायन क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपको याद रखना है, अनायन नेगेटिव चार्ज और कटायन पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन से बनता है। सॉल्ट कैसे बनेगा? जैसे NaCl, NaCl तो क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अनायन कहाँ से आ रहा है? एसिडिक से, एसिड से आ रहा है। कटायन कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बेस से। एग्जाम्पल क्या है? KCl, NaCl की तरह, NaNO3, ये सब क्या है? सॉल्ट्स हैं। कैसे प्रिपेयर होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। बनता तो मेटल वाले ऑक्साइड से भी बन रहा है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है नेचर में, जो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं? एसिड और बेस का रिएक्शन जो होता है हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, तो उससे हम सॉल्ट बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ये सब जगह यूज़ होता है। किससे बन रहा है? सोडियम एंड क्लोराइड। तो दो तरीके के एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, एक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एक बेस रिएक्ट कर रहा है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं। सॉल्ट हैविंग द सेम कटायन और अनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। मतलब इसके अंदर कौन चेंज हो रहा है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा कटायन चेंज हो रहा है, अनायन हमारा सेम है। सेम कटायन, सॉल्ट्स हैविंग द सेम कटायन और अनायन बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। मतलब इसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन तो सेम है, क्लोराइड 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 सबका सेम है, ठीक है। तो ये सेम फैमिली के सॉल्ट्स हो जाएंगे। पीएच ऑफ द सॉल्ट, अगर सॉल्ट, अच्छा अब सॉल्ट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल पीएच की बात की थी हमने, विच इज 7, इधर होते थे एसिड और इधर होते थे बेस। तो अब हम बात करते हैं जब हम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो क्या उसकी भी पीएच होती है? यस, उसकी पीएच होती है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, कैसे किस तरीके से बात करते हैं? जो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा सॉल्ट, और जिसके साथ रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? न्यूट्रल, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। सॉल्ट जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? पीएच मोर देन 7 हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो ऑब्वियसली लेस देन 7 रहेगी, तो एसिडिक रहेगा। ये बेसिक रहेगा, ये एसिडिक रहेगा। पीएच ऑफ द सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस दोनों की है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा भैया कितनी पीएच आ रही है। तो ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। पीएच जो होगी सॉल्ट की वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक एसिड है, वीक बेस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोक्साइड है, सोडियम है और हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड आयन पे एक नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? एक एक है दोनों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक जो होगा वो कंबाइन करेगा। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। अब देखिए जो इस चैप्टर में से आपको याद रखने की बातें हैं वो आ रही हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, क्योंकि बहुत सारे सोडे आएंगे, अभी देखते जाइए आप। तो ये कास्टिक सोडा की बात हो रही है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है? इसका प्रिपरेशन होता है, जो इसका एक प्रिपरेशन है क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, इससे हम प्रिपरेशन करते हैं इसका। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रीन, ब्राइन जो है ना एक सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं ब्राइन? इज सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है ना, उसके जो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। इसका केमिकल नाम है, ये समझ लीजिए। इसका एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है, उसको ब्राइन कहा जाता है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसका लिसिस मतलब ब्रेक डाउन किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है एंड इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका? ब्राइन का। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड विच इज, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? जो एनोड है, एनोड मतलब एनोड पे क्या हो रहा है? जो कि एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है? क्लोरीन रिलीज हो रही है। कैथोड पे क्या होता है? रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक जो होगा, जो ब्राइन है सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी
के थ्रू जो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया जाएगा। जो एनोड होगा उस पर क्या रिलीज होगा, क्लोरीन रिलीज हो रही है। जो कैथोड होगा उस पर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से बनती है, और जो एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर क्या मिल जाएगा हमको, NaOH, मतलब कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमको मिल जाता है। तो ये केमिकल इसका प्रोसेस है, इस तरीके से ये लैब में बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट एजेंट जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम, क्या होता है ये भी क्लोरीन जो हो रही है। अब आपने देखा कि क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, अभी आपने देखा कि एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर जो थी वो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे आपने देखा एनोड के ऊपर क्या कहते हैं, आपको क्लोरीन मिल रही थी। तो जो एनोड पे आपको क्लोरीन मिल गई थी, तो आपने क्या देखा, इससे आपको क्लोरीन मिली है, इस क्लोरीन को आप फर्दर यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से आपको क्लोरीन मिली है। ये जो क्लोरीन गैस है ये यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन का एक्शन किया जाता है, तब हमें मिलता है व्हाट, हमें मिलता है तब ब्लीचिंग एजेंट। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO(Cl2), ये है ब्लीचिंग एजेंट का फॉर्मूला। अब देखिए, जो लोग भी आप मेरी क्लास देख रहे हैं, एक चीज को आप समझ लीजिए, हमने पढ़ा कास्टिक सोडा कैसे बन रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो CaOCl2 जो है वो हमें मिलता है। दिस CaOCl2 है, दिस इज द ब्लीचिंग एजेंट। तो प्रिपरेशन कैसी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन विच गिव्स राइज टू CaOCl2। दिस इज CaOCl2 इज द ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ये हमारे ब्लीचिंग एक्शन में यूज होता है। NaOH क्या था, ये था कास्टिक सोडा। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ रहे हैं, तो आपको इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी पता होना चाहिए। अभी हम एक और पढ़ेंगे, 3-4 केमिकल्स और पढ़ेंगे, बस 3-4 ही पढ़ेंगे, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हमें ब्लीचिंग एजेंट मिल गया। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज़ क्या होता है। ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग करने के लिए काम आएगा, कॉटन की, लिनन की, कोई भी जो ऐसे फाइबर्स हैं, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इन सबको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। वूल में भी, जो पल्प फैक्ट्री है वूल पल्प की, उसमें भी ये सारे जो कपड़े होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनको धोने के काम आता है, उनको ब्लीच करने के काम आता है, उनको क्लीन करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री का। ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको साफ़ करने के काम आता है, फ्री फॉर्म जर्म्स बनाने के लिए, उसके अंदर भी ब्लीचिंग एजेंट डलता है ताकि वो साफ़ हो सके। तो ये उसके अप्लाइड पार्ट हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ब्लीचिंग कॉटन इंडस्ट्री में, लिनन इंडस्ट्री में, वूल में, इस सब में यूज़ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रही है, और ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट जो केमिकल है वो है बेकिंग सोडा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग एजेंट, नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। और ये कैसे मिल रहा है हमको, ये हमको लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, तो CaO और CO2 बन जाता है। और जब CO2 इज पास थ्रू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया, तो हमको मिलता है NaHCO3। ठीक है, आपके लिए जो जानना ज़रूरी है, इसको क्या कहते हैं, NaHCO3 कैसे बन रहा है, ये नहीं पूछा जाता है जनरली। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेंट, इस सब में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। कैसे यूज़ हो रहा है बेकिंग सोडा का, देखो बेकिंग में यूज़ होता है। बेकिंग में इसका यूज़ कैसे हो रहा है, अब आप ये देखिए, जब हम मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड को जब हम मिक्स करते हैं, तो बेकिंग पाउडर इज हीटेड एंड मिक्सड इन वाटर, तो क्या होता है, NaHCO3 प्लस हमने एक एसिड को कर दिया, एसिड डाल दिया, ये H+ है इसके अंदर, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड टू राइज। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की नाम की गैस निकल रही है, वही हमारी ब्रेड को ऊपर उठा देती है। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग में यूज हो रहा है ना, तो वो फुला देती है ब्रेड को, आटे के अंदर डाल दिया तो वो फूल जाएगा।
तो किस वजह से फूल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप बेकिंग सोडा को यूज करते हैं विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको उसको केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ही सिंपल सा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप यूज करते हैं, अगर बेकिंग में यूज कर रहे हैं, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? वहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, वहां पे ऑक्सीजन भी लिखी हो सकती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, वहां पे मीथेन भी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर, तो उसकी वजह से राइज होता है डो, है ना। तो आटा है वो राइज हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में यूज होता है? एंटासिड, है ना, जो एसिडिटी हो जाती है, एल्कलाइन है क्योंकि ये, तो एसिडिटी जब होती है तो फिर इसको यूज किया जाता है, न्यूट्रलाइज एक्सेसिव ऑफ एसिड। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो केमिकल्स यूज करते हैं वो भी इसमें भी उसको यूज किया जाता है। देखिए ये आपको पता होना जरूरी है, कई बार एग्जाम में यूपीएससी बहुत पूछती है, एक केमिकल दे दिया जाएगा या एक टाइप का कुछ चीज़ दिया जाएगा, उसमें 10 केमिकल लिख देंगे वो कि बता दो भैया इसमें से कौन कौन से यूज़ होते हैं। वो उसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और सोडा आ गया, वॉशिंग सोडा। अभी हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम पढ़ा था अभी हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा। अब ये क्या होता है वॉशिंग सोडा? ये सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। वो क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। तो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये बेसिक सॉल्ट है। इसका क्या यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट जो है यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा है ये, तो वॉशिंग के काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सब के लिए भी यूज होता है। देखो ये मैंने इसके यूजेस यहाँ पे क्यों इंक्लूड किए हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज द काइंड ऑफ, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछते हैं। एक केमिकल दे देते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो लिस्ट अप कर देते हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो यू कैन एटलीस्ट, आप क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जरूर आप उस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा इस तरीके का यूज तो नहीं हो सकता। इस चैप्टर को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और किस बेसिस पे आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अगर वॉशिंग सोडा है तो ये क्या है? थोड़ा सा बेसिक है करेक्टर में, देखिए बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है ये। तो अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो इसके यूजेस भी वैसे रहेंगे। सोप इंडस्ट्री में यूज होगा, ग्लास में यूज होगा, है ना। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक हमने ब्लीचिंग एजेंट क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, मतलब CaOCl2। ठीक है, ये होगा ब्लीचिंग पाउडर। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट जो होते हैं, सर्टेन सॉल्ट्स फॉर्म क्रिस्टल्स। कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं बाय कंबाइनिंग विद डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। अब कुछ जो सॉल्ट होते हैं, कुछ जो सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से, वो क्या करते हैं? अपनी केमिकल रिएक्शन में ही वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या हो रहे हैं? वो डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ कंबाइन हो गए हैं। दैट वाटर दैट कंबाइंस विद द सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो आपको अलग से दिखाई नहीं देगा और ना ही आपको वो जो चीज़ है वो गीली दिखाई देगी। वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। H2O जो होगा उसी के साथ कंबाइन हो गया है जब उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा था। तो जैसे कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टल व्हेन सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर होता है। जब हम उसको हीट करते हैं क्रिस्टल को तो उसका जो होता है वाटर रिमूव हो जाता है और सॉल्ट जो होता है व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही कंबाइन हो गया, उसी का पार्ट बन गया। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो बनता है ना, CuSO4, उसके अंदर 5 वाटर यूनिट्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं, और ये जो कंबाइंड वाटर यूनिट्स हैं इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वजह से आपको वो कंपाउंड गीला नहीं दिखेगा, बस वो उसके अंदर कंबाइंड फॉर्म में दिखेगा, मतलब रहेगा वो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो भी किसी तरीके का है, ये भी सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, जिसके अंदर क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इज जिप्सम। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ 1 केमिकल फॉर्मूला CaSO4 2H2O।
जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप इसको, इस केमिकल को जिप्सम जिसको कहते हैं, जब आप इसको हीट कर देते हैं तब वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये जो सब्सटेंस है कहाँ पे यूज़ होता है, पीओपी। ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है फ्रैक्चर्स बोन को हील करने में, उसको राइट पोजीशन में लगाने में, फिक्स कर देता है उसको वहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। जिप्सम को गर्म करके, यही है ना, देखो जिप्सम को गर्म किया तो उसका वाटर निकल गया और क्या बन गया, पीओपी। पीओपी को अपने वाटर के साथ ऐड किया तो क्या बन गया, जिप्सम। पीओपी प्लस वाटर तो जिप्सम बन गया। एंड वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, और वो हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये बात थी, हमने क्या पढ़ा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात की। कुछ सॉल्ट के साथ केमिकल फॉर्मूला के अंदर ही कंबाइंड रहता है वाटर, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो उन्हीं के केमिकल कॉम्पोजिशन में रहता है। जैसे उसका एग्जांपल हमने पढ़ लिया, पीओपी एंड जिप्सम। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम को अगर आपने गर्म कर दिया तो वो बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो था, ये चैप्टर था एसिड बेस एंड क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, आप इस स्लाइड पर जल्दी से समराइज मैंने कर दिया है, आप इसको फटाफट से हम देख सकते हैं। एसिड बेस जो होते हैं, इंडिकेटर डाइज आती हैं और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम जान चुके हैं। एसिड क्या होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है इन सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है इन सॉल्यूशन, वो बेस होते हैं। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है एंड सॉल्ट बनता है। जब व्हेन बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है, विच इज़ ए नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस और वाटर रिलीज होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एसिड और बेस सॉल्यूशन जब वाटर में होंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। H+ आयंस निकलते हैं एंड OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं। स्ट्रेंथ होती है जो एक एसिड की और एक अल्कली की, वो हमको टेस्ट कर सकते हैं ऑन pH स्केल पर। ठीक है, जो लेस देन 7 होगा वो एसिड होगा, जो मोर देन 7 होगा बेस होगा। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं ऑप्टिमल pH रेंज पर, वो हमने देख लिया था। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वाटर के साथ, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एसिड और बेस को आपस में करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में, 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट के, उसको कहते हैं। सॉल्ट जो होते हैं हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। इस चैप्टर में हमने एक चीज़ और पढ़ा था, जो हमने लिथमस टेस्ट करते हैं, पर्पल कलर की जो डाई होती है, इसको हम कहाँ से लेते हैं, इसको हम एक लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बिलोंग करती है थैलोफाइटा से। अब आप याद कर लीजिए चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर बायो का, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लांट्स का। लाइकन्स क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में। जिस किसी ने वो चैप्टर पढ़ा था उसको फटाफट से याद आ जाएगा, थैलोफाइटा हमने पढ़ा था, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कॉमनली इस डाई को हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब भी एनसीईआरटी में दिया होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर जिसमें आपने एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर जो था आपको थोड़ा सा, आपको इसको 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रटने के कुछ चीज़ें हैं। इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कॉस्टिक सोडा को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एजेंट क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है और बेकिंग सोडा क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। 3-4 बार रिवाइज करके आपको ये देखना पड़ेगा कि बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मेटल के ऑक्साइड्स के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो दिस वाज द चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री के बेसिक्स को आगे फर्दर पढ़ा। और इस चैप्टर से सवाल आते हैं, मैंने बहुत बार देखे एग्जाम में, इसमें से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मतलब कोशिश मैंने की है। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप आप इससे जुड़े हुए सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।